नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरहेड कॉस्ट। इस चैप्टर का पूरा रिवीजन आज हम करने वाले हैं। ओवरहेड एक सपोर्टिंग कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। हमें पता है कि जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बहुत सारे हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली विजिबल नहीं है, बट फिर भी उन एक्सपेंडिचर के बगैर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, हमें पता है। ऐसे सपोर्टिंग खर्चों को हम कहते हैं ओवरहेड्स। अभी के समय में ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ओवरहेड का हमें सिस्टमेटिकली प्रोडक्ट में अलोकेशन करना पड़ेगा, जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट हम सही से निकाल पाए। पहले के समय में ये जरूरी नहीं था, क्योंकि एक फैक्ट्री में एक आध प्रोडक्ट ही बनता था। जितने भी खर्चे होते थे वो एक ही प्रोडक्ट को बेयर करने के होते थे। बट अब क्या हो गया है आपको पता है, एक फैक्ट्री में 20 प्रोडक्ट बनते हैं, 25 प्रोडक्ट बनते हैं। अब हर एक प्रोडक्ट को मार्केट में सेपरेटली हमें सेल करना है, उनकी कॉस्ट हमको सेपरेटली जाननी है। तो उनकी कॉस्ट सेपरेटली जानने के लिए हमें उनको प्रॉपरली सारे खर्चे अलोकेट करने पड़े। कुछ खर्चे तो डायरेक्टली प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेसेबल होते हैं, मटेरियल है, लेबर है, ये डायरेक्टली ट्रेसेबल है। बट बहुत सारे कॉमन एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो सारे खर्चों पे लग रहे हैं। ऐसे कॉमन एक्सपेंडिचर्स को हम कहते हैं ओवरहेड। ठीक है, तो ये अपोर्शनमेंट अगर गलत हो जाएगा और प्रोडक्ट में हम ठीक से ओवरहेड को नहीं अलोकेट कर पाएंगे, देन कॉस्ट पर यूनिट हमारा शायद गलत आ जाए। our cost per unit may be either over costed or may be either under costed, and both the situations are not viable. अगर हमारा प्रोडक्ट ओवर कॉस्टेड हो जाता है तो हमारी जो सेल प्राइस है वो शायद हम ज्यादा रख देंगे, क्योंकि प्रॉफिट हम ऐड करेंगे कॉस्ट के अंदर। एंड इन दैट सिचुएशन इट इज पॉसिबल कि हमारा सेल प्राइस ज्यादा होने के कारण हम कंपटीशन में टिक नहीं पाए, वी मे बी रूल्ड आउट ऑफ द मार्केट। हमारा अगर ओवरहेड कम अलोकेट होता है और कॉस्ट पर यूनिट कम आता है, तो प्रोडक्ट में बी अंडर कॉस्टेड एंड वी विल कीप लोअर सेल प्राइस, एंड अननोइंगली वी वुड बी लूजिंग द प्रॉफिट्स। ठीक है, बोथ द सिचुएशंस आर नॉट डिजायरेबल। हमें करेक्टली कॉस्टिंग करना है, और करेक्टली कॉस्टिंग करने के लिए ओवरहेड को सिस्टमेटिकली सारे प्रोडक्ट्स में डिवाइड करना जरूरी है। ये डिवीजन करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले, जो हमारी फैक्ट्री है उसमें अलग अलग डिविजन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे, कुछ डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट होंगे। तो पहला काम हम ये करेंगे कि जितने भी खर्चे होंगे वो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में सूटेबल बेस यूज करके डिवाइड करेंगे। देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है, और सर्विस डिपार्टमेंट मतलब उसको मदद कर रहा है। जैसे कि सर्विस डिपार्टमेंट स्टोर्स का डिपार्टमेंट हो सकता है, जो खुद प्रोडक्शन नहीं करता है बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल पहुंचाता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट खुद प्रोडक्शन नहीं करता है बट किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मशीन खराब हो गया तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जाके मदद करेगा। आईटी डिपार्टमेंट है तो आईटी डिपार्टमेंट खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहा है बट वो दूसरे सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे डिपार्टमेंट्स को हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो सर्विस डिपार्टमेंट है, विच इज गिविंग सर्विस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, बट पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जितने भी कॉमन एक्सपेंडिचर हैं, ओवरहेड्स हैं, वो हम सारे के सारे डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन हो कि सर्विस हो, सब में हम डिवाइड कर देंगे यूजिंग सूटेबल बेस। ठीक है, लाइक रेंट का खर्चा है तो हम देखेंगे कि एरिया कितना ऑक्यूपाइड है हर एक डिपार्टमेंट का, तो एरिया के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। अगर स्टाफ की सैलरी वगैरह कुछ है, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो वर्कर पे डिपेंड करते हैं, तो वो नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो वो हम लाइट पॉइंट्स देख के डिवाइड कर देंगे। अगर पावर का खर्चा है तो वो मशीन, वो जो हॉर्स पावर मशीन्स यूज कर रहे हैं उसको लेके डिवाइड कर देंगे। तो वी विल बी यूजिंग सम सुटेबल बेस टू डिवाइड द एक्सपेंडिचर अमंग ऑल द डिपार्टमेंट। पहला काम। दूसरा काम,
जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है वो खुद तो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट हमको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वी हैव टू रीडिस्ट्रीब्यूट सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो हमें वो रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, स्टेप लैडर मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड है। These all are method of redistribution of overhead from service department to production department. That is the second step we'll do. तो अब हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खुद के खर्चे हैं और सर्विस डिपार्टमेंट का भी रीडिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है। हमें टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट मिल जाएगा। फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम देखेंगे कि मशीन ओरिएंटेड है कि लेबर ओरिएंटेड है। अगर मशीन ओरिएंटेड है तो टोटल मशीन आवर्स से हम उसको डिवाइड करेंगे, हम 1 घंटे का रिकवरी रेट निकालेंगे। लेबर ओरिएंटेड है तो टोटल लेबर आवर्स से डिवाइड करेंगे, 1 घंटे का रिकवरी रेट निकालेंगे। तो हमें ओवरहेड पर आवर मिल जाएगा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, कि अगर कोई भी प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में प्रोसेस होता है तो 1 घंटे का कितना खर्च लग रहा है वो पता चल जाएगा। अब उसको यूज करके हम देखेंगे कि भाई कोई प्रोडक्ट जो है उसका कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे। लाइक एक प्रोडक्ट दिया है जो डिपार्टमेंट 1 में 3 घंटे यूज प्रोसेस होता है, डिपार्टमेंट 2 में 4 घंटे प्रोसेस होता है, डिपार्टमेंट 3 में 2 घंटे प्रोसेस होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 घंटे मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, 5 घंटे मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर जो हमने निकाला हुआ है उससे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ओवरहेड उस प्रोडक्ट को अलोकेट कर देंगे। ठीक है ना। तो ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी टोटल खर्चे हैं, जितने भी खर्चे हैं, वो सारे डिपार्टमेंट प्रोडक्शन और सर्विस सब में डिवाइड कर देंगे यूजिंग सूटेबल बेस। दूसरा काम, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूजिंग द सूटेबल मेथड, या क्वेश्चन में जो मेथड बोला होगा उसको यूज करके। जो टोटल हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट आ जाएगा उसको हम मशीन आवर्स या लेबर आवर्स से डिवाइड करके रिकवरी रेट निकालेंगे पर आवर। ये रिकवरी रेट को यूज करके फिर हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट को कितना अलोकेट करना चाहिए ये निकालेंगे। तो ये 4 स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। आई थिंक क्वेश्चन देखेंगे उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 हम देख रहे हैं। देखो, कंपनी के 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P1, P2 एंड P3। 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 एंड S2। हमें कुछ खर्चे दिए हुए हैं और कुछ इंफॉर्मेशन भी है नीचे। तो यू कैन सी रेंट का खर्चा है। पहला तो काम हमें क्या करना है, सारे डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना यूजिंग द सूटेबल बेस। तो ये पांचों के पांचों डिपार्टमेंट में P1, P2, P3, S1, S2 सब में हम डिवाइड कर देंगे। रेंट का खर्चा, बेस हमारा होगा फ्लोर स्पेस, दैट इज एरिया ऑक्यूपाइड। जो डिपार्टमेंट ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है उसको ज्यादा रेंट हम अलोकेट करेंगे। जनरल लाइटिंग का खर्चा वो हम डिवाइड कर देंगे यूजिंग द बेस नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। ठीक है। तो ये फ्लोर स्पेस का यूज करेंगे हम। और इसमें लाइट पॉइंट्स का यूज करेंगे हम। इनडायरेक्ट वेजेस को हम डिवाइड करेंगे यूजिंग द बेस डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में डिवाइड करेंगे। पावर को हम डिवाइड करेंगे यूजिंग द बेस हॉर्स पावर, हॉर्स पावर के रेशियो में। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन को हम डिवाइड करेंगे यूजिंग द बेस कॉस्ट ऑफ मशीन, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू। इंश्योरेंस को भी हम डिवाइड करेंगे यूजिंग द बेस कॉस्ट ऑफ मशीन, दैट इज वैल्यू ऑफ मशीन। तो ये सारे खर्चों को सारे डिपार्टमेंट में एक प्रपोर्शन में हम डिवाइड करेंगे जो हमने अभी डिसाइड किया। तो यू कैन सी, देखो, सबसे पहला काम, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग ऑल द डिपार्टमेंट।
तो रेंट एंड रेट्स फ्लोर एरिया के रेशियो में सब में डिवाइड किया। जनरल लाइटिंग लाइट पॉइंट्स के रेशियो में डिवाइड किया। इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में डिवाइड किया। पावर हॉर्स पावर के रेशियो में डिवाइड किया। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन वैल्यू ऑफ मशीन के रेशियो में डिवाइड किया। एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीन वैल्यू ऑफ मशीन के रेशियो में डिवाइड किया। अब एक खर्चा ऐसा है दैट इज डायरेक्ट वेजेस। तो देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट वेजेस है वो तो डायरेक्ट कॉस्ट है, वो ओवरहेड नहीं है। बट सर्विस डिपार्टमेंट का हर खर्चा सपोर्टिंग खर्चा है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट खुद प्रोडक्शन नहीं करता है। तो सर्विस डिपार्टमेंट के जो डायरेक्ट वेजेस हैं इनको भी हम क्या मानेंगे, ओवरहेड ही मानेंगे, सपोर्टिंग खर्चे ही मानेंगे। तो ये हम ओवरहेड वाले स्टेटमेंट में सर्विस डिपार्टमेंट में ले लेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो डायरेक्ट वेजेस हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट में आएंगे, वो ओवरहेड में नहीं आएंगे। दिस यू कैन सी। सो व्हाट वी हैव गॉट, हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके हमारे पास हर डिपार्टमेंट का कॉस्ट अवेलेबल है, टोटल कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, नाउ सी, तो पहला काम हमारा ये हुआ। अब हमें दूसरे काम में क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट हमको रीअपोर्शन करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। यहां पे हम देख सकते हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स को कितना सर्विस दे रहा है। तो S1, P1, P2, P3 एंड S2 सबको सर्विस दे रहा है। देखो 20%, 30%, 40%, 10%। S2 जो है वो P1, P2, P3 एंड S1 को सर्विस दे रहा है। देखो यहां पे सिचुएशन ऐसा है कि वन सर्विस डिपार्टमेंट इज गिविंग टू सर्विस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। S1 S2 को सर्विस दे रहा है, S2 S1 को सर्विस दे रहा है। जब भी ये सिचुएशन है और क्वेश्चन में रीडिस्ट्रीब्यूशन का मेथड नहीं बोला है, तो हम दो मेथड इसमें यूज कर सकते हैं मेनली। एक हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, दूसरा हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज आइदर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी जो सॉल्यूशन दिया है उसमें सिर्फ साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है, वो मैं बता देता हूं और फिर मैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का भी आइडिया दे दूंगा आपको। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट प्रोडक्शन को देने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन, हम इक्वेशन बनाएंगे कि भाई S1 का सर्विस डिपार्टमेंट 1 का टोटल कॉस्ट कितना ले। तो सर्विस डिपार्टमेंट 1 का खुद का कॉस्ट यू कैन सी आ रहा है 38,380, प्लस सर्विस डिपार्टमेंट 1 को कुछ कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट 2 का भी बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट 2 इज गिविंग सर्विस टू सर्विस डिपार्टमेंट 1। तो सर्विस डिपार्टमेंट 2 का कितना कॉस्ट 1 को मिलेगा। तो आप देखो 2 जो है वो 10% सर्विस दे रहा है S1 को। 2 इज गिविंग 10% सर्विस टू S1। सो 0.1 S1 S2 तो खुद का कॉस्ट लेना है, और S2 का 10% कॉस्ट जो है वो भी सर्विस डिपार्टमेंट 1 को S1 को मिलेगा। वैसे ही S2 की बात करें तो S2 का खुद का खर्चा टोटल यहां से हमको ले लेना है 12,338 प्लस S1 से 10%, दोनों 10% सर्विस दे रहे हैं एक दूसरे को। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। कोई भी इक्वेशन को हम मर्ज करें से वी आर पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 in equation 1, so in that case S1 is equal to 38380.1
0.1, S2 का ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे 12338, 0.1 S1, ठीक है। अगेन 38380, 1233.8 प्लस 0.01 S1। ये 0.01 S1 इधर चला जाएगा, तो यहां बचेगा 0.99 S1 विच विल बी इक्वल टू 39613.8. So S1 is equal to 40,014 के आसपास। तो इससे हमें S2 भी अभी मिल जाएगा, S2 का भी वैल्यू मिल जाएगा, S2 का 12338 प्लस 10% of S1, so that will be 4001.4. $16,339.4 के आसपास। तो अब हमें दोनों डिपार्टमेंट का टोटल वैल्यू मिल गया है एक दूसरे का सर्विस इंक्लूड करके। यू कैन सी 40,014 एंड 16,339, ठीक है। नाउ ये वैल्यूज को यूज करके हमें इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करना है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। S1 और S2 का वैल्यू हमें P1, P2, P3 में देना है, ठीक है। नाउ ये टोटल वैल्यू 40,014 P1, P2 और P3 को कितना कितना देना है, तो 20%, 30% एंड 40%। 20%, 30% एंड 40%, 90% ही अलोकेशन होगा, क्योंकि 10% तो S1 का S2 को जा रहा है, ठीक है ना। तो 90% ही अलोकेशन करना है, मतलब कि ये 40,014 ये हमें इसका 20%, 30%, 40% अप्लाई करना है, प्रोपोर्शन नहीं, 2:3:4 में नहीं बांटना है। वी हैव टू अप्लाई, हमेशा ध्यान रखें, परसेंटेज नॉट प्रोपोर्शन, क्योंकि प्रोपोर्शन अप्लाई करेंगे ना 2:3:4 में तो पूरा 40,014 डिवाइड हो जाएगा P1, P2, P3 को, ऐसा तो है नहीं। 40,014 में से कुछ हिस्सा जो है वो S2 को भी जाना है, तो दैट इज वाई हमें परसेंटेज अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे 40,014 के 20%, तो इट इज 8,003, 30%, तो इट इज 12,004 एंड 40% इट इज 16,006। तो ये मिल रहा है आंसर, ठीक है ना। वैसा ही S2 के लिए करना है, S2 के लिए यू कैन सी 40%, 20%, 30%, तो ये परसेंटेज S2 का वैल्यू जो आया उस पर अप्लाई कर देना है, 40, 20 एंड 30, P1, P2, P3। तो इससे देखो अभी हमें क्या मिल रहा है, P1 का टोटल कॉस्ट, P2 का टोटल कॉस्ट, P3 का टोटल कॉस्ट, ये हमें मिल जा रहा है, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ P1, टोटल कॉस्ट ऑफ P2, टोटल कॉस्ट ऑफ P3 डिवाइड कर रहे हैं प्रोडक्शन आज वर्क, ये क्वेश्चन में आज दिए हुए हैं, तो ये हमें मिल गया रिकवरी रेट पर आवर कि 1 घंटा P1 में अगर कोई भी प्रोडक्ट प्रोसेस होगा तो 1 घंटे का खर्च लग जाएगा 9.75, P2 में खर्च लग जाएगा 15.78 और P3 में खर्च लग जाएगा 20.52। नाउ ये बेस लेके अब हमें बोला है कि एक प्रोडक्ट है X जो P1, P2, P3 में प्रोसेस होता है 5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जिसका मटेरियल 625 है, लेबर 375 है
उसका कॉस्ट हमें निकालना है। तो मटेरियल लेबर दे दिया, हमको सिर्फ ओवरहेड अलोकेट करना है, और ओवरहेड के लिए क्या दे दिया कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने घंटे वो प्रोसेस होता है। तो 5, 3 और 4, तो ये ले लिया मटेरियल, ये ले लिया हमने लेबर, वी गेट द प्राइम कॉस्ट। ठीक है, 5 घंटे P1 का रेट अप्लाई करेंगे, 3 घंटे P2 का रेट अप्लाई करेंगे, 4 घंटे P3 का रेट अप्लाई करेंगे। तो हमने रेट जो निकाला है उसको यूज करेंगे, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने घंटे, तो P1 में 5 घंटे अगर प्रोसेसिंग होगा तो उस पे खर्चा 48.75 लग जाएगा, P2 में 3 घंटे प्रोसेस होगा तो 47.34, तो ये हम अलोकेट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है ना, तो दैट इज द फ्लो। पहला काम हमें क्या करना है, पहला काम सारे डिपार्टमेंट्स में ओवरहेड कॉस्ट को अलोकेट कर देना है। फिर हमें सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर हमें रिकवरी रेट पर आवर निकालना है, और फिर उसको यूज करके कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। ठीक है ना, तो दैट विल बी द फ्लो। ठीक है, अब देखो इसमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है वो मैं देख लेता हूं। तो इसमें नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, इसी क्वेश्चन में थोड़ा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का आपको आइडिया दे देता हूँ, बेसिक के क्या होगा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, क्योंकि अगर मेथड बोला हुआ है तो वो अपने को पता होना चाहिए। redistribution of overhead, that is using repeated distribution method। बहुत ही सिंपल मेथड है। P1, P2, P3, S1 and S2। तो अपोर्शनड ओवरहेड हमारे पास अवेलेबल है। तो अपोर्शनड ओवरहेड ये जो हमने निकाले थे 46,175, 48,650, 63,250, सॉरी 63,208 है, 38,380 एंड 12,338। ठीक है, पहले हम प्लस माइनस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1 सर्विस डिपार्टमेंट 1 का वैल्यू 38,380, ये P1, P2, P3 और S2 को जाएगा, तो यहां हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और P1, P2, P3, ये S2 को कितना जाएगा, तो 20, 30, 40 एंड 10, 20%, 30%, 40% एंड 10%, इस तरह से हम अलोकेट कर देंगे। तो 30,380, 20%, 7676, 30%, 11,514, 40%, 15,352 एंड 10%, 3838। ठीक है, तो ये आ जाएगा सबका। यहाँ पे ही वैसे करेंगे तो चलेगा। इनका हो गया पूरा, S1 इज गॉन नाउ। S2 में कितना बचा,
S2 में अब बचा 16176. Now again plus minus distribution of, अब S2 का डिस्ट्रीब्यूशन 40 20 30 10, तो 16176 40%, 6470 3235 4853 और 10% 1618. तो अभी देखो S1 फिर से जीवित हो गया 1618. S1 इज अगेन अलाइव. अब फिर से S1 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन. और ये अपने को करते रहना जब तक वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं आ जाए. तो प्लस माइनस, नाउ अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S1. ये 1618 का अगेन ये वाले रेशियो में डिवीजन हो जाएगा. 20%, 30%, 40 एंड 10%. तो 1618 20%, 324, 485, 647, ये तो जाएगा 162. ठीक है. तो अगेन S2 जाग गया फिर से. 162 अगेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S2. तो ये 162 S2 का डिस्ट्रीब्यूट होगा ये वाले रेशियो में, S2 वाले रेशियो में. तो 40% it will be 65, 20% it will be 32, 30% it will be 49 and 16. ये 162 करेंगे माइनस, और अभी यहाँ आ गया 16 और यहाँ पे कुछ नहीं. नाउ अगेन दिस 16 विल बी अलोकेटेड S1 का, बट आई थिंक दिस इज फाइनल राउंड, क्योंकि ये 16 का 10% फिर 1.6 हो जाएगा, वो नेग्लिजिबल वैल्यू है. तो अपने अब ये पूरा का पूरा इन्हीं को डिवाइड कर देते हैं, S1 का इसी रेशियो में डिवाइड कर देते हैं. तो 16 पूरा का पूरा अब S2 को नहीं देंगे अपने, क्योंकि वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल आएगा. मल्टीप्लाई बाय, तो दिस विल बी 4 रुपीज. ठीक है. दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 7. ये माइनस कर देंगे तो दिस विल बी ओके. और ये सब का टोटल करेंगे ना, अपने चेक करते हैं, तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा ही आएगा, 1-2 रुपए का या थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा. तो दोनों मेथड से, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से, साइमल्टेनियस इक्वेशन से आंसर सेम ही मिलता है. ठीक है. तो यू कैन सी अराउंड 60,714 के आसपास ये आंसर आ रहा है. पहले वाले में हमको कितना मिल रहा था, एग्जैक्टली वही आ रहा है. तो you will be getting similar answer in both the methods, but method should be clear. We can use either of the method, either simultaneous equation or repeated distribution. जो भी अच्छा लगे, दोनों वैलिड हैं. बट ये कब यूज करना है, जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है. ऐसे मेथड्स को हम रेसिप्रोकल मेथड कहते हैं, जहां पे एक दूसरे का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है. ठीक है ना.
चलो, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन विद बोथ द मेथड्स. नाउ सेकंड क्वेश्चन हम थोड़ा ऊपर से नजर घुमा लेते हैं, जो जो मेन पॉइंट होंगे वो डिस्कस कर लेंगे हम. So you can see we have three production department now, XYZ, and two service department, A and B. इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनका हमें डायरेक्टली अपोर्शनमेंट करके ही दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर. सुपरिंटेंडेंट सैलरी, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली गिवन टू अस. नाउ फ्यूल एंड हीट, ये खर्चा हमें नया वाला दिया है. इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यूज करेंगे रेडिएटर सेक्शंस इन्वॉल्व इन द डिपार्टमेंट. तो रेडिएटर सेक्शन पे डिपेंड करेगा कि कितना फ्यूल कंज्यूम होगा. ठीक है. पावर के लिए डेफिनेटली विल बी यूजिंग हॉर्स पावर, बट वो नहीं है, हम यूज करेंगे किलोवोट आवर्स, KWH यूज करेंगे, किलोवोट आवर्स यूज करेंगे अगर पावर के लिए हॉर्स पावर नहीं है हमारे पास तो. रेंट के लिए हम यूज करेंगे डेफिनेटली एरिया. इंश्योरेंस के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट, क्योंकि वैल्यू पे निकलता है इंश्योरेंस. मील चार्जेस हम डिवाइड करेंगे यूजिंग नंबर ऑफ इंप्लॉइज, क्योंकि जितने इंप्लॉइज उतना ज्यादा मील का खर्चा. डेप्रिसिएशन के लिए हम यूज करेंगे अगेन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट. ठीक है ना, डेप्रिसिएशन भी कैपिटल वैल्यू पे. तो यू कैन सी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन का तो हो चुका था. फ्यूल एंड हीट के लिए रेडिएटर सेक्शन, पावर के लिए किलोवाट आवर्स, रेंट के लिए एरिया, ये रेशियो पे डिवाइड करना है अपने को बस. इंश्योरेंस के लिए कैपिटल वैल्यू, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, डेप्रिसिएशन के लिए कैपिटल वैल्यू. सो वी आर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन. नाउ रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है सर्विस डिपार्टमेंट ए और बी का. अगेन सिचुएशन इज सिमिलर. अगेन वी आर हैविंग डिपार्टमेंट ए और बी कितना सर्विस दे रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट को, दैट इंफॉर्मेशन वी हैव. फिर से एक बार मैं इक्वेशन दिखा देता हूं आपको, सो दैट क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ परसेंटेज थोड़े वैरी कर रहे हैं. आई एम प्रिपेयरिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर डिपार्टमेंट ए की बात करें तो देखो, टोटल खर्चा ए का वैसे है 157,250, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाले टेबल से अपने को ले लेना है, प्लस बी से ए को कितना सर्विस मिल रहा है, बी का कितना कॉस्ट ए को बेयर करना है, दैट वी हैव टू सी. तो बी से देखो ए को 10% मिल रहा है, सो विल टेक 0.10 ऑफ बी. ठीक है. बी की बात करें तो बी का खुद का खर्चा है 90,250, और बी ए से कितना सर्विस ले रहा है, बी ए से 20% सर्विस ले रहा है. तो ए का 20% सर्विस का कॉस्ट बी को बेयर करना पड़ेगा. तो 0.2 ऑफ ए विल बी बोर्न बाय बी. ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया. अगेन व्हाट वी आर डूइंग, बी की वैल्यू मतलब सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हम डाल रहे हैं. तो ए इज इक्वल टू 157,250 प्लस 0.1, ये बी की वैल्यू 90,250. 9025
0.02 ए। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 0.98 ए आ जाएगा। दिस इज 247,500। सो ए इज इक्वल टू 252,551। ये ए की वैल्यू आ गई। इसी के ऊपर से बी की वैल्यू आ जाएगी 90250 प्लस 50,510 140,760। दैट इज बी का वैल्यू। तो अब इसको यूज करके इसको यूज करके बट आई थिंक थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ गड़बड़ हो गया। ये वैल्यू में ये जो है ना टोटल, ये गलत है टोटल। तो वो थोड़ा अपने सुधार लेते हैं। 9025, तो ये 166,275 है और उसको डिवाइड बाय अगर 0.98 करते हैं तो दिस कम्स टू 169,668 और इसका 20% यहाँ पे आ जाएगा 33,934 प्लस 90250, तो ये आ जाएगा 124,184। ठीक है ना। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। तो दिस वी आर गेटिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन से। अब जो ये वैल्यूज मिली है हमको ए और बी की वैल्यू, इसको यूज करके हमें जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट डिवाइड करना है वो हम करेंगे। ठीक है ना। वो कैसे करेंगे देखो, ए का कॉस्ट एक्स वाई जेड में जाएगा 30-30-20 प्रोपोर्शन में, नहीं परसेंटेज में। मतलब 30% अप्लाई करना है, 30% एंड 20% अप्लाई करके। ठीक है। तो यू कैन सी 169,668 का 30%, so it will be 50,900 and 20, that will be 33,934। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें डिवीजन करना है। यहां ध्यान रखना है कि वी हैव टू अप्लाई परसेंटेज। ठीक है ना। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नाउ ये क्वेश्चन, वी हैव two production departments, machine shop and packing, and two service department, that is general plant and stores and maintenance। तो दो सर्विस डिपार्टमेंट है, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अलोकेटेड ओवरहेड, कुछ ओवरहेड ऑलरेडी अलोकेट करके दिए हैं हमें डायरेक्टली, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, मेंटेनेंस मटेरियल, मिसलेनियस सप्लाई, सुपरिटेंडेंट सैलरी, कॉस्ट एंड पेरोल सैलरी, ये सब हमको डायरेक्टली अलोकेट करके दिया है। अब हमें कौन कौन से ओवरहेड को अपोर्शन करना है, तो पावर, रेंट, फ्यूल, इंश्योरेंस, टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन। तो पावर की बात करें तो पावर के लिए देखो एचपी आवर्स की इंफॉर्मेशन है, दैट विल यूज हॉर्स पावर आवर्स, तो उसके बेस में डिवाइड कर देंगे। रेंट की बात करें तो फ्लोर स्पेस के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। फ्यूल की बात करें तो रेडिएटर सेक्शन के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। इंश्योरेंस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस मतलब के जो हमें
टैक्स पे कर रहे हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह को, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। हमारी जो बिल्डिंग की वैल्यू है उस पे से हमको म्यूनिसिपल टैक्स देना है, तो बिल्डिंग का वैल्यू अलग से नहीं दिया है, बट इन्वेस्टमेंट को ही हम बिल्डिंग का वैल्यू माने, तो टैक्सेस विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट as well as depreciation will be divided in the ratio of investment. So all the three items will be divided based on investment. Okay, तो ये पता चल गया अपने को. So you can see ये अपोर्शन्ड एक्सपेंडिचर का अलग से शेड्यूल बनाया हुआ है. पावर, रेंट, पावर इज डिवाइडेड इन हॉर्स पावर, रेंट इन फ्लोर स्पेस, रेडिएटर सेक्शन, और बाकी तीनों ही खर्चे यूजिंग इन्वेस्टमेंट दैट हैज बीन अपोर्शन ओवर ऑल द डिपार्टमेंट्स. तो पहला काम ये हो चुका है. नाउ दूसरा काम देखो क्या बोल रहे हैं. हमें बोल रहे हैं कि स्टोर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का अपोर्शनमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में मशीन शॉप में 50% करना है, पैकिंग में 20 करना है, और जनरल प्लांट में 30 करना है. तो स्टोर का बोला हुआ है, और जनरल प्लांट का जो खर्चा है वो हमें डिवाइड करना है इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंप्लॉइज. तो देखो जनरल प्लांट के अलावा जो भी इंप्लॉइज हैं, मशीन शॉप में 20 इंप्लॉई हैं, पैकिंग में 10 इंप्लॉई हैं, और स्टोर में 5 इंप्लॉई हैं. तो ये 20, 10 और 5 के रेशियो में जनरल प्लांट का ओवरहेड, वो भी एक सर्विस डिपार्टमेंट है, वो डिवाइड करेंगे. सो इट विल बी 4, 2 एंड 1 का रेशियो. ठीक है ना. सो देखो, और मेथड कौन सा यूज करना है. Determine the service department distribution by the method of continued distribution. Continued distribution means repeated distribution. तीन साइकिल कैरी करनी, तो रिपीट करने की 3 साइकिल, हर डिपार्टमेंट की 3 बार बारी आए उतना डिस्ट्रीब्यूशन करना है. तब तक तो वो नेग्लिजिबल वैल्यू भी हो जाएगा. तो यू कैन सी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन, देखो मशीन, पैकिंग, जनरल मेंटेनेंस, स्टोर्स, ये हमें ये पूरा का पूरा एक्सपेंस जो है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में पता चल गया है. अब हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, सर्विस टू प्रोडक्शन. ठीक है. तो स्टोर एंड मेंटेनेंस, पहले हम स्टोर का ट्रांसफर कर रहे हैं. स्टोर का 30,000 परसेंटेज हमें दिया हुआ है, 50, 20, 30. स्टोर के लिए 50, 20, 30 का रेशियो दिया है. तो ये 50% 15,000, ये 20% 6,000, और ये 30% 9,000. ठीक है. अब देखो ये माइनस हो गया, मतलब वैसे स्टोर जीरो हो गया. ना ये 20 प्लस 9, टोटल 29 हो गया जनरल मेंटेनेंस. तो जनरल मेंटेनेंस का 29 डिवाइड होगा बाकी तीनों में, इसमें और इसमें, इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विच इज 4:2:1. तो ये 29,4:1 में ट्रांसफर हुआ. तो यहां पे भी आया, देखो स्टोर्स में भी आया. तो ये स्टोर में जो आया अगेन, अब स्टोर का रिपीट डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और स्टोर का अगेन कैसे होगा, ये वाला रेशियो 50%, 20%, 30%. अगेन ये 1:4:2 आ गया जनरल मेंटेनेंस को, दैट हैज बीन डिवाइडिंग, और ये डिवाइड कैसे करेंगे, अगेन 4:1 में, अगेन यू आर गेटिंग 177, अगेन दैट विल बी डिवाइडेड. 3 डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलमोस्ट सबको डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, एंड फाइनली वी आर गेटिंग दिस. तो दिस इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एज वी हैड डिस्कस्ड. रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइन. साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कर सकते हैं, बट वो बोला नहीं है क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है, जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस हमने देखे उससे थोड़ा अलग है. देख लेते हैं क्वेश्चन. भाई, कंपनी में 4 प्रोडक्शन सेंटर है, ABCD.
चारों का डायरेक्टली अलोकेटेड ओवरहेड दिया है और कुछ ओवरहेड अपोर्शन करने के हैं और वो अपोर्शनमेंट का रेशियो दिया है। टोटल ओवरहेड 3,52,000 विच इज टू बी अपोर्शन, तो ये 352 इस रेशियो में चारों डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है। लेबर आवर्स भी दिए हैं चारों डिपार्टमेंट के। कुछ रीऑर्गेनाइजेशन चल रहा है कि भाई ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज करेंगे और रिवाइज बजट बनाएंगे, ठीक है। तो अब रीऑर्गेनाइजेशन में क्या बोल रहे हैं, एक नया कॉस्ट सेंटर ई आ जाएगा जो सर्विस कम प्रोडक्शन सेंटर होगा। टाइम विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन दीज टू फंक्शन, मतलब 50% टाइम सर्विस दूसरे डिपार्टमेंट को और 50% टाइम खुद का प्रोडक्शन करेगा डिपार्टमेंट ई। ये न्यू सेंटर, ओके, ये पॉइंट रिपीट हो गया। 13,200 का जो खर्चा पहले ए को दिया हुआ था, नाउ इट विल बी शिफ्टेड टू ई, तो ए का खर्चा कम हो जाएगा, ई में खर्चा ट्रांसफर हो जाएगा। 30,000 का एडिशनल खर्चा डायरेक्टली ई को बेयर करना है, तो एडिशनल ओवरहेड ऑफ 30,000 विल बी देयर फॉर ई। सर्विस फंक्शन ऑफ ई विल बी यूटिलाइज इक्वली। ई जो है वो बाकी के चारों डिपार्टमेंट ए बी सी डी को इक्वल सर्विस देने वाला है। फर्दर 60,000 का जो खर्चा होगा वो ए में नहीं जाएगा बट बी सी डी ई में जाएगा, 10, 10, 20 एंड 60%। ओके, overhead will be absorbed on the basis of machine hour rates for all cost center except A को छोड़ के बाकी सब में मशीन आवर रेट्स अप्लाई होंगे, ए में लेबर आवर्स अप्लाई होंगे जो दिए हुए हैं। तो हमें आज तो दिए हुए मशीन आवर या लेबर आवर। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट लेबर आवर रेट निकालना है यूजिंग ओवरहेड एब्सॉर्प्शन बेस्ड ऑन ओरिजिनल ड्राफ्ट बजट। तो देखो ओरिजिनल ड्राफ्ट बजट में तो चार ही डिपार्टमेंट थे ए बी सी डी, उसके हिसाब से रेट पर आर, ओवरहेड रेट पर आर क्या होना चाहिए वो निकालना, तो वो तो बहुत ही सिंपल काम है। तो यू कैन सी द सॉल्यूशन। तो देखो अलोकेटेड ओवरहेड जो दिए थे वही ले लिए, अपोर्शन ओवरहेड ये 3,52,000, 20, 40, 10 और 30% में अप्लाई करने थे वो कर दिए। तो ये टोटल करके ए बी सी डी का हमें टोटल ओवरहेड मिल गया, अलोकेटेड प्लस अपोर्शन। टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स वो भी दिए हुए हैं आगे ही, यहाँ यू कैन सी ये 60,000, 75, 30 एंड 1 लाख। तो इससे डिवाइड करेंगे, वी आर गेटिंग ओवरहेड पर लेबर आवर 1.72, 2.48, 2 पॉइंट, ठीक है। ये हो गया ओरिजिनल बजट के हिसाब से। फिर रिवाइज बजट में नया कॉस्ट सेंटर आ जा रहा है ई और उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो रिवाइज बजट में अब 5 कॉलम आ चुके हैं। टोटल ओवरहेड जो पहले वाले थे वो रखे हैं और अब जो चेंजेस करने का बोला है वो चेंजेस को एकोमोडेट करना है। ई जो है उसको तो अभी कुछ नहीं दिया गया है, तो पहले हमको ये बोला था कि 13,200 का खर्चा ए से ई में शिफ्ट होना है, तो ए में माइनस और ई में प्लस, ठीक है। एडिशनल ओवरहेड ई के लिए स्पेसिफिकली 30,000 का होगा और एडिशनल ओवरहेड कुछ 60,000 का होना था, जिसमें 10% बी को, 10% सी को, 20% डी को और 60% ई को देने वाले हैं और 60,000 का खर्चा। तो ये सबके खर्चे आ गए, टोटल खर्चा आ गया। टोटल खर्चा अब देखो, ई का 79,200 का 50% सर्विस का काम है, तो ये 50% वैल्यू कितना होगा, 39,600। जो ई बेयर नहीं करेगा वो दूसरे डिपार्टमेंट्स बेयर करेंगे, क्योंकि ई तो दूसरों को सर्विस दे रहा है, तो सर्विस वाला जो वैल्यू है वो दूसरे डिपार्टमेंट को शिफ्ट करेंगे। कौन से रेशियो में शिफ्ट करेंगे, इक्वली, क्योंकि ए बी सी डी सबको ई जो है वो इक्वल रेशियो में सर्विस दे रहा है। देखो इक्वली ये 39,600 डिवाइड हो गया, तो ये 90,000 प्लस ये ऐड करके
वी गेट टोटल ओवरहेड एंड टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय आवर्स। सिर्फ ए में लेबर आवर्स हैं, बाकी सब में मशीन आवर्स हैं जो क्वेश्चन में दिए हैं। एंड वी गेट ओवरहेड पर आवर, 1 घंटे का हमें ओवरहेड का मिल रहा है जिसको हम यूज करेंगे प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। आई थिंक इट इज क्लियर। अब देखो उसको ध्यान में रख के हमें बोला है कि एक प्रोडक्ट है Z जो पर्टिकुलर वे में प्रोसेस हो रहा है। ओरिजिनल बजट के हिसाब से ABCD में प्रोसेस होने वाला था 5 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, और अब A में प्रोसेस 5 घंटे, B में भी होगा, C में भी होगा, D में भी होगा और E में भी होगा, सब में प्रोसेस होगा। तो ये Z का हमें ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालना है यूजिंग ओरिजिनल बजट एंड रिवाइज बजट। तो ओरिजिनल बजट में ओरिजिनल वाला रेट अप्लाई कर देंगे अपने, ये आज मल्टीप्लाई बाय रेट, और रिवाइज बजट में रिवाइज वाला रेट अप्लाई कर देंगे। तो जितने घंटे हैं मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर करेंगे तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कोई ज्यादा है नहीं। तो दिस वी आर गेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 6। सी क्वेश्चन 6 में हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड करना है सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग स्टेप लेडर मेथड। स्टेप लेडर मेथड को फॉलो करके हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है ना। अब स्टेप लेडर मेथड में हमें क्या करना है बेसिकली, स्टेप लेडर मेथड में जब हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का जब टेबल बना रहे हैं तो पहले जनरली हम नाम, उसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है वो मैं बता रहा हूं। पहले हम सर्विस डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, फिर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट का नाम हम उस ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में हमको अपॉर्चनमेंट करना है। मतलब कि अगर हमारे पास से यहाँ पे 4 सर्विस डिपार्टमेंट है PQRS, तो हम रैंकिंग देंगे कि पहले P को अपॉर्शन करें कि पहले Q को अपॉर्शन करें कि पहले R को करें या पहले S को करें। तो हमें पता नहीं होता है कि कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट को पहले हमें अपॉर्शन करना है, तो वो हमको रैंकिंग देना पड़ता है। तो अगर रैंकिंग में, रैंकिंग देने का अलग अलग तरीका है परसेंटेज पे से, लाइक P जो है वो सबको ज्यादा सर्विस दे रहा है तो P को पहले करेंगे, या Q सबसे ज्यादा दे रहा है तो Q को पहले करेंगे। तो रैंकिंग हम देंगे, उसके बेस पे अपॉर्शनमेंट करेंगे। तो अगर फाइनल ऐसा हुआ है से कि यही फाइनल हुआ है कि ये रैंक 1, ये रैंक 2, ये रैंक 3, ये रैंक 4, तो पहले P आएगा, फिर Q आएगा, फिर R आएगा, फिर S आएगा। इस तरह से टेबल में दिखाया जाएगा। फिर पहले हम P को अपॉर्शन करेंगे, P को अपॉर्शन हम करेंगे QRS और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो P का कॉस्ट जो है वो बाकी सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा और प्रोडक्शन में जाएगा। P को अपॉर्शन कर दिया, फिर P फिर से जीवित नहीं होगा, जैसे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में फिर से आ जाता था ना, वैसे नहीं आएगा। तो एक बार अपॉर्शन हो गया फिर से अपॉर्शन नहीं होगा। इसको हम नॉन रेसिप्रोकल मेथड भी कहते हैं। रेसिप्रोकल में क्या है, एक बार हो गया फिर से वही डिपार्टमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आ जाएगा, ऐसा इसमें नहीं होगा। तो P गया, फिर Q का वैल्यू जो है वो हम R, S और बाकी के डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे। Q गया, फिर R का वैल्यू बाकी के डिपार्टमेंट, फिर S का वैल्यू बाकी के डिपार्टमेंट में करेंगे। तो एक बार किसी भी डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, वो अगेन फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं आएगा स्टेप लैडर मेथड में। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है, नॉर्मली प्रेजेंटेशन ऐसे होता है, प्रेजेंटेशन चेंज हो सकता है। प्रेजेंटेशन मैं जो बता रहा हूं ऐसे करेंगे तो वो स्टेप लैडर मेथड का नाम रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले हमको सर्विस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, और सर्विस डिपार्टमेंट में भी उसका नाम लिखना है जिस ऑर्डर में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस रैंक में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे उसको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो दैट इज स्टेप लैडर मेथड। देखो क्वेश्चन में 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है XYZ और 4 सर्विस डिपार्टमेंट है PQRS। फैक्ट्री ओवरहेड हमको दे दिया है, तो ये देखो पहला काम प्राइमरी
प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, हमें डिपार्टमेंट वाइज कितना फैक्ट्री ओवरहेड है वो पता है। अभी हमें दूसरा काम करना है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन में ट्रांसफर करना है। तो देखो हमें क्या बोला है, पी का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बेस होगा नंबर ऑफ इंप्लॉइज, क्यू के लिए लेबर आवर्स, आर के लिए एरिया, एस के लिए लेबर आवर्स। तो दिस विल बी द बेस। हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट फॉर 4 डिपार्टमेंट टू द इंटायर डिपार्टमेंट, और फिर रिकवरी रेट भी निकालना है लेबर आवर के हिसाब से। एंड वी हैव टू फॉलो स्टेप लैडर मेथड। तो देखो रैंकिंग का नहीं बोला है, रैंकिंग का देखो यहां बोला है ओवरहेड कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम ऑर्डर दैट इज पी क्यू आर एस रेस्पेक्टिवली, पहले पी फिर क्यू फिर आर फिर एस। ये नहीं होगा तो हमको रैंकिंग देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में रैंकिंग देना नहीं है, डायरेक्टली अपने डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो देखो क्या होगा, पहले सर्विस डिपार्टमेंट का नाम लिख लिया हमने, जिसको पहले डिवाइड करना है वो पहले पहले पी फिर क्यू फिर आर फिर एस, रैंकिंग के हिसाब से, यहां तो बोला हुआ था। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से दे दिया है क्वेश्चन के अंदर, अगर नहीं दिया है तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ओवरहेड यहां पे आ जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे डिपार्टमेंट पी का, डिपार्टमेंट पी का डिस्ट्रीब्यूशन करने का बेस नंबर ऑफ इंप्लॉइज, तो नंबर ऑफ इंप्लॉइज देखो ये रेशियो आ जाएगा, पी के अलावा बाकी सब 50 40 50 100 125 85, मतलब अगर इसको डिवाइड करते हैं अपने 5 से तो 10 8 10 8 10 20 25 17, ये वाला रेशियो बैठेगा। ये रेशियो लेके मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशियो में ये 45,000 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, देखो क्यू का टोटल कितना हो जाएगा 80,000। तो क्यूब में से अब पी में कुछ नहीं जाना है, पी का काम हो गया, 80,000 माइनस हो गया, और 80,000 अपोर्शन करना है आर एस एक्स वाई जेड में, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में किया था। अब क्यू के लिए क्या बोला है, क्यू के लिए डायरेक्ट लेबर आवर्स, और वो आर एस मतलब 63434, ये वाला रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो यहां डायरेक्ट लेबर आवर्स से 6:3:434, वैसे ही अब देखो आर में कितना आ गया, खुद का 1,05,000, अगेन दिस 4,000, अगेन दिस 24,000, ये ऐड करके आर का टोटल 133 हो गया। अब आर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाकी सब में, और आर को डिस्ट्रीब्यूट करने का बेस क्या बोला है, एरिया। तो देखो एरिया यहां से आर और आर के बाद एक्स वाई जेड, देखो 1,000 3,000, अगर 500 से डिवाइड करते हैं तो 2:6:3:3, ये रेशियो हो जाएगा, दिस इज एरिया। तो ये एरिया के रेशियो में इट इज 2:6:3:3, और ये डायरेक्ट लेबर आवर्स के रेशियो में 4:3:4, ठीक है ना। तो देखो इस तरह से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और आप देखो जैसे स्टेप्स होते हैं वैसे ही आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, एक लेडर बन रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप लेडर, ठीक है ना। तो सब प्रेजेंटेशन की बात है। अब लेबर आवर्स से ये टोटल खर्चे को एक्स वाई जेड हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उनको टोटल ओवरहेड मिल चुका है,
total overhead divided by labor hours, you get rate per hour. That is the second work we had to do. See, next question देख रहे हैं. कंपनी के दो डिपार्टमेंट्स हैं, मोबाइल इंजन, बोट इंजन. दो सर्विस डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस, फैक्ट्री ऑफिस. हमें मोबाइल इंजन का 6 लाख का कॉस्ट दिया है, बोट इंजन का 17 लाख का दिया है, फैक्ट्री ऑफिस मेंटेनेंस का 3 लाख 2,40,000. तो ये हमें अगेन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास. हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट अलग है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट अलग है. कॉस्ट ड्राइवर्स दिए हैं कि जिसके बेस पे सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट हम डिवाइड करेंगे. तो जो फैक्ट्री ऑफिस डिपार्टमेंट है हमारा, वो भी सर्विस डिपार्टमेंट है, उसका बेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है. ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. तो क्या परसेंटेज हो जाएंगे? देखो, टोटल 1500 एम्प्लॉई को वो सर्विस दे रहे हैं, उसमें से 1080 मतलब 72% सर्विस फैक्ट्री ऑफिस दे रहे हैं स्नो मोबाइल को. 270 डिवाइड बाय 1500. 18% दे रहे हैं बोट को, बोट इंजन को, और मेंटेनेंस को दे रहे हैं 10%. ऐसा करके 100% सर्विस वो दे रहे हैं. वैसे ही मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस 570 वो वर्क ऑर्डर के बेस पे उसका डिवीजन होना है. टोटल 800 वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, उसमें से 570 मोबाइल इंजन का, मतलब कि 71.25% सर्विस इनको देते हैं. 23.75 और 5% फैक्ट्री ऑफिस को देते हैं. ठीक है, तो इस तरह से सर्विस का लेवल है. हमें परसेंटेज निकाल के कॉस्ट ड्राइवर अलोकेशन परसेंटेज निकालना है. देन यूज दिस परसेंटेज टू अलोकेट सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट यूजिंग डायरेक्ट मेथड. देखो, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में कॉस्ट डायरेक्टली अलोकेट हो जाता है, मतलब कि सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को जाएगा ही नहीं. जो बेस होगा वो बेस लेके सर्विस का कॉस्ट डायरेक्टली चला जाएगा प्रोडक्शन को. ठीक है ना? तो इसमें तो कुछ ज्यादा नहीं होगा. यू कैन सी जैसे अपोर्शन ओवरहेड ये दे दिए हैं. अब फैक्ट्री ऑफिस का जो कॉस्ट है, इसमें डायरेक्टली जो रेशियो बोला है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो मोबाइल इंजन और बोट इंजन को ही डायरेक्टली जाएगा 1080:270 वाले रेशियो में. दैट सीम्स टू बी 4:1. तो देखो, ये 4:1 में ये 3 लाख. और मेंटेनेंस का जो 2,40,000 है, वो डिवाइड हो जा रहा है नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर के रेशियो में, वो भी अगेन सिर्फ स्नो मोबाइल और बोट में. तो डायरेक्ट मेथड में दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई ट्रांसफर ही नहीं होता है. ठीक है ना? तो ये हो गया टोटल ओवरहेड. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट वाज आस्क्ड. Now we have to compute the cost driver allocation percentage and use this percentage to allocate service department by using non-reciprocal step ladder method. स्टेप लैडर मेथड यूज करना है परसेंटेज को यूज करके. तो देखो, स्टेप लैडर मेथड में क्या होता है, हमें पहले सर्विस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है और सर्विस डिपार्टमेंट का रैंकिंग देना होता है. आगे के क्वेश्चन में तो वो रैंकिंग दिया हुआ था, हमको कुछ करना नहीं था. बट यहां हमें तय क्या करना है कि पहले फैक्ट्री ऑफिस को हम डिस्ट्रीब्यूट करें कि मेंटेनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करें. तो इसके लिए जनरली हम परसेंटेज ऑफ सर्विस का बेस लेते हैं. लाइक फैक्ट्री ऑफिस मेंटेनेंस को कितना सर्विस देता है वो हम देखेंगे. तो फैक्ट्री ऑफिस मेंटेनेंस को 10% सर्विस देता है, देखो. और मेंटेनेंस फैक्ट्री ऑफिस को कितना परसेंटेज सर्विस देता है? तो मेंटेनेंस फैक्ट्री ऑफिस को 5% देता है. तो फैक्ट्री ऑफिस इज गिविंग मोर सर्विस. फैक्ट्री ऑफिस ज्यादा सर्विस दे रहे हैं मेंटेनेंस को. तो पहला रैंक हमारा फैक्ट्री ऑफिस को होगा, रैंक 1, और ये रैंक 2. तो पहले फैक्ट्री ऑफिस हम डिवाइड करेंगे, फिर मेंटेनेंस हम डिवाइड करेंगे. ठीक है ना?
देखो टेबल बन जाएगा, रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, पहले फैक्ट्री फिर मेंटेनेंस। फैक्ट्री का खर्चा 3 लाख, दैट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और वो मेंटेनेंस, स्नो मोबाइल और बोट तीनों में जाएगा, तो वो तीनों में गया। दिस इज इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब मेंटेनेंस का टोटल खर्चा देखो 270 हो गया, ये 270 यहां माइनस कर देंगे। 270 is reapportioned to snowmobile and boat, and this is divided between snowmobile and boat in the ratio number of work orders। ठीक है, तो वी गेट टोटल ओवरहेड। पहले फैक्ट्री का डिवाइड किया तीनों डिपार्टमेंट में, फिर मेंटेनेंस का डिवाइड किया 2 डिपार्टमेंट में। ठीक है ना, सो दिस इज स्टेप लैडर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ई बुक इज एन ऑनलाइन बुक रिटेलर। 4 डिपार्टमेंट हैं, 2 सेल्स हैं, कॉर्पोरेट सेल्स और कंज्यूमर सेल्स, और 2 सपोर्ट है। तो यहाँ प्रोडक्शन और सर्विस की जगह सेल्स और सपोर्ट है। ठीक है ना, सपोर्ट डिपार्टमेंट में है एडमिन और आईटी, इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, हमें रेवेन्यू दिया है, नंबर ऑफ इंप्लॉइज दिए हैं, प्रोसेसिंग टाइम दिया है। ठीक है, चारों डिपार्टमेंट का cost incurred is given of all the 4 departments, तो again we have the primary distribution available। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ये जो हमारा सपोर्ट डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है, इसका कॉस्ट हमको डिवाइड करना है सेल्स डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन की जगह यहां सेल्स डिपार्टमेंट है। नंबर ऑफ इंप्लॉइज का बेस लेते हैं एडमिन कॉस्ट के लिए, और प्रोसेसिंग टाइम का बेस लेते हैं फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो दोनों डिपार्टमेंट का बेस दे दिया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हमको डायरेक्ट मेथड यूज करने का बोल रहा है। तो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली एडमिन का कॉस्ट डिवाइड होगा सिर्फ कॉर्पोरेट और कंज्यूमर में इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी सिर्फ कॉर्पोरेट कंज्यूमर में होगा डिवाइड इन द रेशियो ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। तो वो कर लिया होगा सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। पहले एडमिन का ये दोनों में डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशियो में, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये माइनस है। ठीक है ना, ये माइनस है, इन दोनों में डिवाइड कर दिया इन द रेशियो प्रोसेसिंग टाइम। तो इट इज वेरी सिंपल, डायरेक्ट मेथड में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। वी हैव टू रैंक द सपोर्ट डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ देयर सर्विस रेंडर्ड टू अदर सपोर्ट डिपार्टमेंट। रैंकिंग करना है, और फिर उससे हमें स्टेप डाउन मेथड, मतलब कि स्टेप लेडर मेथड फॉलो करना है। तो देखो रैंकिंग के लिए पहले परसेंटेज ऑफ सर्विस का हमने टेबल बना लिया। ठीक है, तो ये टेबल कैसे बना, एडमिन डिपार्टमेंट का जो बेस है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। एडमिन डिपार्टमेंट का बेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। तो एडमिन डिपार्टमेंट टोटल कितने एम्प्लॉइज को सर्विस दे रहे हैं, तो ये 42, 28 और एडमिन को छोड़ दो, और ये 21। सो टोटल अगर एडमिन को छोड़ देते हैं तो टोटल 91 एम्प्लॉई है। 91 एम्प्लॉइज को सर्विस दे रहे हैं एडमिन डिपार्टमेंट, एडमिन के खुद के एम्प्लॉय को छोड़ दे तो 91 में से 42 कॉर्पोरेट सेल्स के हैं, 28 कंज्यूमर सेल्स के हैं, और 21 इंफॉर्मेशन सिस्टम के हैं। तो 91 में से 42 मतलब कितना परसेंटेज हुआ वो निकाल रहे हैं। ठीक है ना, देखो 42 डिवाइड बाय 91, 28 डिवाइड बाय 91, 21 डिवाइड बाय 91, तो ये परसेंटेज ऑफ सर्विस एडमिन इज गिविंग टू कॉर्पोरेट, कंज्यूमर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। वैसे ही इंफॉर्मेशन सिस्टम का बेस जो है वो प्रोसेसिंग टाइम है, तो खुद का प्रोसेसिंग टाइम छोड़ दें तो बाकी तीनों का टोटल अगर करते हैं
तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कितना प्रोसेसिंग टाइम का हेल्प देता है सबको, तो 4800 मिनट्स। ये 4800 मिनट्स में से कॉर्पोरेट 2400, कंज्यूमर 2000 एंड एडमिन 400, तो वो भी परसेंटेज अपने निकाल सकते हैं कि भाई 4800 में से 2400, यू कैन सी 2400 डिवाइड बाय 4800 मल्टीप्लाई बाय 100, 50%, 41.67 एंड 8.67। तो यहां हमारा टेबल बन गया सर्विस वाला कि एडमिन दूसरों को कितना परसेंटेज सर्विस देता है और इंफॉर्मेशन सिस्टम दूसरों को कितना सर्विस देता है, वो परसेंटेज वाला टेबल बन गया। अब हमें क्या करना है, रैंकिंग देना है। तो हमने चेक किया कि भाई एडमिन इंफॉर्मेशन को कितना सर्विस देता है, तो भाई वो 23.08% देता है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम एडमिन को कितना सर्विस देता है, तो 8.33 देता है। तो हु इज गिविंग मोर सर्विस, तो एडमिन इज गिविंग मोर सर्विस टू इंफॉर्मेशन, तो एडमिन को रैंक 1 दे देंगे और इंफॉर्मेशन सिस्टम को रैंक 2 दे देंगे। तो इसमें जब हम टेबल बनाएंगे तो एडमिन पहले आएगा, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर कॉर्पोरेट सेल्स, फिर कंज्यूमर सेल्स, इस तरह से 4 पॉइंट आ जाएंगे। तो देखो, एडमिन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कॉर्पोरेट एंड कंज्यूमर। एडमिन का हम ये डिवाइड करेंगे 94510 तीन डिपार्टमेंट में, और ये जो डिवाइड कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। फिर टोटल कर दिया, जरूरत नहीं थी वैसे टोटल करने की, बट ये टोटल आ गया इंफॉर्मेशन सिस्टम का। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो टोटल आ गया दैट विल बी डिवाइडेड इन कॉर्पोरेट सेल्स, कंज्यूमर सेल्स इन द रेशियो ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। ये प्रोसेसिंग टाइम के रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। तो पहले डिवाइड किया हमने एडमिन का क्योंकि उसको रैंक 1 था, फिर डिवाइड किया हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ठीक है ना, तो ये तरीका है। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं हाउ कुड यू हैव रैंक्ड द सपोर्ट डिपार्टमेंट डिफरेंटली। ये जो रैंकिंग हमने किया वो परसेंटेज ऑफ सर्विस के बेस पे किया कि एडमिन इंफॉर्मेशन को कितना सर्विस दे रहा है, इंफॉर्मेशन एडमिन को कितना सर्विस दे रहा है। व्हाट कुड हैव बीन द अदर वे, अदर वे कुड हैव बीन वैल्यू, कि भाई कितने वैल्यू का सर्विस एक दूसरे को दे रहे हैं, वो देख सकते हैं। वैल्यू ऑफ सर्विस अगर देखें तो देखो, एडमिन का खुद का वैल्यू 94510 है और इंफॉर्मेशन सिस्टम का खुद का वैल्यू 3,04,720 है। तो देखो वैल्यू टर्म्स में हमने निकाला भाई एडमिन का खुद का वैल्यू और कितना परसेंटेज वो इंफॉर्मेशन को देता है। 94510 खुद का वैल्यू है एडमिन का और 23% वो सर्विस देता है इंफॉर्मेशन को, तो वैल्यू टर्म्स में 21813। इंफॉर्मेशन का खुद का वैल्यू है 3,04,720 और वो 8% जितना सर्विस देता है एडमिन को, तो वैल्यू इज 25,383। सो वैल्यू टर्म्स में देखने जाते हैं तो इंफॉर्मेशन इज गिविंग मोर सर्विस टू एडमिन डिपार्टमेंट, तो उसको रैंक 1 दे दिया हमने और एडमिन को रैंक 2 दे दिया वैल्यू टर्म्स में। और अगेन अब क्या होगा, टेबल बनेगा तो अब ये नाम थोड़ा, वैल्यू सही लिखी है बट ये नाम गलत लिख दिया। पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाएगा फिर एडमिन आ जाएगा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का 3,04,720 डिवाइड हो जाएगा तीनों डिपार्टमेंट में। दिस विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, तो जो प्रोसेसिंग टाइम है उस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। और एडमिन का जो है वो डिवाइड हो जाएगा दोनों डिपार्टमेंट में इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो प्रोसेस इज सिमिलर, पूरा सिमिलर प्रोसेस है। ठीक है ना। और नाउ लास्ट में बोल रहे हैं अलोकेट द डिपार्टमेंट टू टू सेल्स डिपार्टमेंट यूजिंग रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड में आइदर वी कैन यूज साइमल्टेनियस इक्वेशन और वी कैन यूज रिपीटेड या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं और वो आगे हमने देखा भी है। देखो परसेंटेज ऑफ सर्विस वाला टेबल रेडी है, ये परसेंटेज ऑफ सर्विस वाला टेबल यूज करके हम साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बना सकते हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से किया जा सकता है। ठीक है ना, ये वर्किंग अवेलेबल है, इट इज सिंपल। इन दिस क्वेश्चन
वी आर गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ 3 मशीन्स, 3 मशीन की इंफॉर्मेशन दी है और उसका कॉस्ट हमको गैदर करना है। ठीक है, कुछ खर्चे डायरेक्टली अलोकेट करके दिए हैं और कुछ खर्चे हमें जो है वो प्रॉपरली अपोर्शन करने हैं। तो डेप्रिसिएशन डायरेक्टली हमें दे दिया है 20,000, स्पेयर पार्ट का खर्चा डायरेक्टली हमें दे दिया है, पावर का खर्चा हमें प्रोवाइड करना बाकी है। तो पावर के लिए हम किलोवोट रेटिंग ये वाला रेशियो ले लेंगे 3:3 के रेशियो में, केडब्ल्यू रेटिंग। कंज्यूमेबल स्टोर डायरेक्टली दे दिया है। इंश्योरेंस के लिए देखो बेस यहाँ पे नीचे हमें 3 दिए हैं, लेबर आवर्स, किलोवाट रेटिंग, फ्लोर स्पेस। इंश्योरेंस का नॉर्मली हम बेस लेते हैं वैल्यू ऑफ मशीन, बट वैल्यू ऑफ मशीन इज नॉट गिवन इन द बेस। ठीक है, बट देखो क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन डिवाइड करके दे दिया है और डेप्रिसिएशन के लिए सेम बेस यूज होता है, दैट इज वैल्यू। तो जो बेस पे डेप्रिसिएशन डिवाइड हुआ है उसी बेस पे वैल्यू इंश्योरेंस हमारा डिवाइड होगा। तो यू कैन सी द रेशियो, रेशियो बैठ रहा है 3:3:2। तो डेप्रिसिएशन वाला ही रेशियो अप्लाई कर देंगे इंश्योरेंस में क्योंकि दोनों का बेस जो है वो सेम है। इनडायरेक्ट लेबर विल डिवाइड इन द रेशियो ऑफ लेबर आवर्स या डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर के देखो आवर्स दिए हैं, तो इनडायरेक्ट लेबर 2:3:3 में डिवाइड कर देंगे। बिल्डिंग मेंटेनेंस का खर्चा जो है, बिल्डिंग के रिलेटेड जो खर्चा है वो बिल्डिंग का जो एरिया है उसी रेशियो में जाएगा। ओके, इंटरेस्ट का खर्चा जो है वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, इट इज अ फाइनेंस एक्सपेंस, तो कॉस्टिंग के अंदर वो इंक्लूड नहीं होगा। रेंट एंड रेट्स मंथली ये भी डिवाइड हो जाएंगे एरिया ऑक्यूपाइड के रेशियो में। Salary of foreman and salary of attendant, it is given that foreman and attendant control all the 3 machine and spend equal time, तो ये खर्चे इक्वली डिवाइड कर दिए जाएंगे, दैट विल बी डिवाइडेड इक्वली। ठीक है ना, और देखो तो ये डिवाइड कर देंगे। अब कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी है, यू कैन सी देयर आर 12 हॉलीडेज, तो ये पूरा वर्किंग आवर्स निकालने की इंफॉर्मेशन है, ये बाद में देखते हैं। हमें मशीन आवर रेट निकालना है, मशीन आवर रेट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स चाहिए, तो ये टोटल आवर्स निकालने के लिए इंफॉर्मेशन है, ये बाद में देखते हैं। अब कॉस्ट के रिगार्डिंग एक दो और इंफॉर्मेशन है कि स्पेयर पार्ट में 15% इंक्रीज होने वाला है प्राइस में और बी और सी में 25% इंक्रीज होने वाला है कंजम्पशन में। तो स्पेयर पार्ट का वैल्यू ये डायरेक्टली हम नहीं ले सकते। यहाँ पे देखो स्पेयर पार्ट का वैल्यू जो दिया है इसमें 2 इफेक्ट देना है हमको, प्राइस का इफेक्ट और कंजम्पशन का इफेक्ट। देखो यहाँ पे वर्किंग किया है तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन में दिया है वो ना 15% प्राइस का इंक्रीज प्लस करेंगे और उसमें प्लस करेंगे 25% कंजम्पशन का इंक्रीज, दैट इज ओनली इन बी एंड सी। ठीक है ना, देखो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, पहले कंजम्पशन ऐड कर सकते हैं फिर प्राइस ऐड कर सकते हैं, दोनों करेंगे आंसर विल बी सेम। मतलब ये 25% पहले अप्लाई करोगे बाद में अप्लाई करो, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। ठीक है, और क्या बोला है, और हमें बोला है कि 20% जनरल इंक्रीज इन वेज रेट विल बी देयर। तो हमारा जो इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर हम 20,000 की जगह प्लस 20% पकड़ेंगे क्योंकि वेज रेट में इंक्रीज बोला है, तो ये वैल्यू चेंज होके 24,000 हो जाएगा। ये डिवाइड करेंगे हम 2:3 में जो रेशियो डिसाइड हुआ है। तो देखो ये बात हो गई सारे खर्चों की, सारे खर्चे लिस्ट आउट हो जाएंगे, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। टोटल कॉस्ट इज टू बी डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, और टोटल आवर्स के लिए अब हमें इंफॉर्मेशन देखो क्या दी है, भाई 12 संडे हैं पूरे साल में, ये पूरे साल का इंफॉर्मेशन है जिसमें 12 हॉलीडेज बिसाइड संडेज इज देयर, मतलब कि संडेज तो है ही 52 संडेज, 12 और हॉलीडेज हैं
ओके, जो फुल हॉलीडेज हैं जिसमें 2 सैटरडे कवर हो जाते हैं, इनका डेली वर्किंग 8 घंटे होता है और सैटरडे में हाफ डे वर्किंग करते हैं, मतलब 4 घंटे वर्किंग करते हैं। फाइन। और 90% कैपेसिटी यूटिलाइज हो पाती है, मतलब पूरा तो काम हो ही नहीं पाता। जितने, अगर 1000 घंटे का प्लान करेंगे तो 900 घंटे ही काम कर पाएंगे। और 2% रीजनेबल ब्रेकडाउन के लिए हमें रखना पड़ेगा, मतलब जितनी कैपेसिटी काम करेंगे उसमें भी 2% निकल जाएगा। तो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स हमारे कितने होंगे वो निकालना जरूरी है। तो उसके लिए देखो, फुल डे हॉलीडे 64, फुल डे के हॉलीडे, और हाफ वर्किंग डेज, वैसे तो सैटरडे भी 52 आते हैं, बट वो 52 में 2 दिन की फुल डे की छुट्टी ये 12 में इंक्लूडेड है। ठीक है ना। तो 50 हाफ वर्किंग डे जो है वो होंगे और 64 फुल डेज जो है वो बिगड़ने वाले हैं। तो फुल वर्किंग डेज टोटल कितने होंगे? तो 365 में से 64 तो पूरे निकल जाएंगे, 50 भी निकल जाएंगे, तो 251 डेज जो है वो फुल 8 घंटे के हिसाब से काम होगा। और ये 50 दिन जो है वो 4 घंटे के हिसाब से काम होगा। देखो, ये 8 घंटे, ये 4 घंटे, तो टोटल आज हमको मिल रहे हैं 2208। ये भी 2208 जो है वो वर्किंग आवर्स जो है वो पूरे प्रोडक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि 90% कैपेसिटी पे काम करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 90%, और उसमें भी जो आंसर आएगा उसमें हमें 2% जो है वो ब्रेक डाउन के लिए रखना है कि बीच में कोई आइडल टाइम हो सकता है। ठीक है। तो अल्टीमेटली इफेक्टिव आवर्स वी आर गेटिंग 1948 राउंडिंग ऑफ करके। अब जो टोटल कॉस्ट हमारा आएगा मशीन वाइज, ये जो टोटल कॉस्ट आया 195, 100, 193, 750, ये जो टोटल कॉस्ट आया, दिस इज टू बी डिवाइडेड विथ 1948 आवर्स। ठीक है ना। और हमें ये रेट मिल जाएगा 100.15, 99, 84। तो ये जो रेट मिल रहा है वो बाय डिवाइडिंग 1948 आवर्स है। ठीक है ना। तो कॉस्ट गैदर करना है, आवर्स निकालने हैं, और कॉस्ट डिवाइडेड बाय आवर्स वी गेट मशीन आवर रेट। वैसा ही क्वेश्चन एक है, बट ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, थोड़ा देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, अगेन मशीन आवर रेट निकालना है। तो मशीन के रिलेटेड सारे खर्चे हमको कैलकुलेट करने हैं, खर्चों का टोटल करना है, डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स वी गेट मशीन आवर रेट। कि मशीन को 1 घंटा अगर ऑपरेट करेंगे तो ओवरहेड का खर्चा कितना होगा। तो देखो, हमें इंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है 1 लाख, इंस्टॉलेशन चार्ज दिया है, स्क्रैप वैल्यू दिया है 15 साल के बाद का। तो इससे हमें देखो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन मिल जाएगा। तो देखो यहाँ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन निकाला, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, वी गेट मंथली, सॉरी, ईयरली डेप्रिसिएशन। रेंट का खर्चा हमें दिया है 200 रुपया, ये 1 महीने का है, मतलब पूरे साल का 2400। और हमें बोला है कि ये मशीन जो है वो 25% एरिया ऑक्यूपाई करती है। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 25%, रेंट इस मशीन को अलोकेट करेंगे 600 रुपया। वैसे ही लाइटिंग का खर्चा वो इसी मशीन के रिलेटेड पर एनम पूरे साल का दे दिया 300। इंश्योरेंस फॉर द मशीन पर एनम दे दिया, तो डायरेक्टली ले लेना है 960। रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस हम मान रहे हैं इसी मशीन के रिलेटेड है 1000, तो ये ले लेंगे तीनों ही डायरेक्टली, 300, 960 और 1000। पावर कंजम्पशन जो है वो 10 यूनिट पर आवर है, रेट ऑफ पावर इज 100 यूनिट। ठीक है, 20 रुपीज। तो 100 यूनिट का 20 रुपया खर्च होता है हमको पावर का, और 1 घंटे में 10 यूनिट कंज्यूम होते हैं। ऐसे हमारे वर्किंग आवर्स 2000 घंटे वर्किंग आवर्स हैं, मतलब कि 2000 वर्किंग आवर्स में 20,000 घंटे हम काम करते हैं, 20,000 यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो 100 यूनिट का 20 रुपया, तो 20,000 यूनिट का 4000। ठीक है ना। 100 यूनिट का 20 रुपया, तो 20,000 यूनिट का 4000 का खर्च, वो हम लिख लेते हैं।
ओके, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो आ गया, पावर आ गया, सुपरवाइजर का 600 रुपया है, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, पूरे साल का आ जाएगा, और वो 20% टाइम इस मशीन को देता है। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 20% वी गेट 1450। वी आर गेटिंग टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन, कॉस्ट ऑफ द मशीन मिल रहा है हमको, कॉस्ट ऑफ द मशीन डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स, वी आर गेटिंग मशीन आवर रेट, कि मशीन को 1 घंटा ऑपरेट करना है तो 7.65 का कॉस्ट हो जाता है। ठीक है ना, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम लाइन पे है, सेम हमें खर्चे गैदर करने हैं और उसके ऊपर से मशीन आर रेट निकालना है। ठीक है ना, देखो मशीन का कॉस्ट 90,000, 5% स्क्रैप वैल्यू, 19 ईयर्स लाइफ, इससे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। पूरे साल में 2400 घंटे काम होता है मशीन में, ये आज दिए हैं इफेक्टिव आज। ठीक है, तो 2400 में से 150 घंटे बिगड़ जाते हैं, 750 घंटे भी बिगड़ जाते हैं, तो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स 1500 घंटे ही होते हैं। 1500 आवर्स आर अवर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। अब देखो, वेजेस, बोनस, पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टू ऑपरेटर, दो ऑपरेटर है हमारे पास, हर एक ऑपरेटर को दो मशीन का चार्ज है, हम एक मशीन का खर्चा निकाल रहे हैं। तो एक ऑपरेटर का 6000 है, वो दो मशीन हैंडल करता है, तो एक मशीन का खर्चा तो 3000 होगा। ठीक है ना, तो ये 6000, भले दो ऑपरेटर हैं, बट हमें तो एक मशीन का ही निकालना है, एक ऑपरेटर दो मशीन को संभालता है, तो 6000 का खर्चा दो मशीन में बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 3000 का देखो खर्चा आ गया होगा, डेप्रिसिएशन आ गया पूरे साल का, वेजेस आ गया 3000, लाइटिंग का खर्चा जो है वो सॉरी रेंट का खर्चा 3000 है, और नीचे में दिया है कि चार आइडेंटिकल मशीन है शॉप में, तो ये जो 3000 का खर्चा है वो चारों मशीन में बटेगा इक्वली, क्योंकि आइडेंटिकल मशीन है, मतलब कि उनका जो लाइफ है, वो उनका जो एरिया है ऑक्यूपाइड वो सेम होगा। ठीक है ना, सो इक्वली डिवाइड हो जाएगा ये 3000। ओके, वैसे ही लाइटिंग का खर्चा 250 पर मंथ, मतलब पूरे साल का 3000, और लाइटिंग का खर्चा भी अगर हमें लाइट पॉइंट्स वगैरह नहीं दिए, वो एरिया के बेसिस पे चारों मशीन में आइडेंटिकल डिवाइड कर देंगे अपने। देखो, तो लाइटिंग 750, रेंट भी 750। इंश्योरेंस जो है फॉर द मशीन बोला हुआ है, एक मशीन का बोला हुआ है 200 रुपया पर मंथ, पूरे साल का 2400। रिपेयर भी पर मशीन बोला हुआ है 250 पर मंथ, मतलब पूरे साल का 3000। सुपरवाइजर की सैलरी 500 रुपया पर मंथ, पूरे साल का 6000। सुपरवाइजर जो है वो 1/5 टाइम डिवोट करता है इस मशीन में, तो 6000 का 1/5 1200 जो है वो अपने ले लेंगे। तो देखो ये सारे खर्चे यहाँ पे यू कैन वेरीफाई, इंश्योरेंस पूरा ले लिया 2400, रिपेयर 3000, और सुपरवाइजर का 1200। नाउ नेक्स्ट एक्सपेंडिचर, पावर के लिए बोल रहे हैं कि 20 यूनिट्स एक घंटे में कंज्यूम होते हैं, और 100 यूनिट का 10 रुपया है, तो 100 यूनिट का देखो 10 रुपया, एक घंटे में 20 यूनिट, 1500 घंटे में 30,000 यूनिट कंज्यूम होंगे, तो 30,000 यूनिट का अगर देखेंगे अपने, तो 3000 का खर्चा आएगा पावर का। ठीक है ना, अदर फैक्ट्री ओवरहेड एट्रीब्यूटेबल टू द शॉप इज 4000 पर मंथ, मतलब पूरे साल का हो जाएगा 48,000, एंड अगेन दिस 48,000 विल बी डिवाइडेड इन 4 मशीन, तो दिस मशीन विल हैव टू बेयर 12,000। तो ये देखो टोटल खर्चा आ गया मशीन का 30,600, नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर दिया, मशीन आर रेट इज 20.4। ठीक है ना, सो वी आर गेटिंग मशीन आर रेट 20.4। देखते हैं नेक्स्ट, manufacturing unit has purchased new machine 1270, again having similar implication, similar calculation।
अभी इनके पास 7 मशीन है, एक और मशीन खरीदा है, मतलब अब हो गए टोटल 8 मशीन। न्यू मशीन का लाइफ 12 साल का है और 70,000 स्क्रैप वैल्यू रियलाइज होगा। तो ये डेप्रीशिएशन ढूंढने के लिए हेल्पफुल होगा। तो देखो डेप्रीशिएशन सबसे पहले आ गया होगा, डेप्रीशिएशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। फिर हमें वर्किंग आवर्स की इंफॉर्मेशन दी है कि पूरे साल के वर्किंग आवर्स 2592 है और 324 दिन काम करने का इरादा है। 300 घंटे जो है वो मेंटेनेंस में चले जाएंगे, 92 आवर्स जो है वो सेटअप में चले जाएंगे। तो ये 392 आवर्स मेंटेनेंस सेटअप के माइनस करेंगे तो देखने जाए तो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स 2200 है। ओके, मशीन का जो कॉस्ट है मेंटेनेंस का वो पूरे साल का 25,000 है। ओके, तो वो मेंटेनेंस का कॉस्ट पूरे साल का आ जाएगा। मशीन रिक्वायर्स स्पेशल केमिकल सॉल्यूशन विच इज रिप्लेस एट द एंड ऑफ वीक, 6 डेज इन अ वीक बोला हुआ है, 6 डेज इन अ वीक। हर 6 दिन में अपने को बदलना है, ऐसा समझो ना सॉल्यूशन। और 400 रुपया हर बार खर्चा लगेगा। तो देखो 324 दिन काम करने वाले हैं, हर 6 दिन में अपने को वो सॉल्यूशन बदलना पड़ेगा और 400 रुपया हर बार का खर्चा। तो ये नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू चेंज हर 6 दिन में, ठीक है ना। तो हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन का कॉस्ट। तो देखो मेंटेनेंस ले लिया और ये 54 डेज नहीं बट 54 टाइम्स वी हैव टू डू दैट। 54 times we have to replace the chemical solution. Okay, now 4 operators are controlling operation in 8 machine। 4 ऑपरेटर 8 मशीन को संभाल रहे हैं। हर एक का वेजेस जो है वो 420 पर वीक प्लस 15% फ्रिंज बेनिफिट्स। तो वेजेस ऑफ ऑपरेटर देखो, 4 ऑपरेटर 8 मशीन को संभाल रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ऑपरेटर 2 मशीन को संभाल रहे हैं। तो एक ऑपरेटर का जितना खर्चा होगा वो 2 मशीन में बढ़ जाएगा, है ना। तो वेजेस ऑफ ऑपरेटर देखो 420 इंटू 54 वीक्स कैसे, क्योंकि 324 डेज और एक वीक में 6 दिन काम करने की बात है। तो ये पूरा कैलकुलेशन 54 वीक के एंगल से प्लस 15% फ्रिंज बेनिफिट्स, ठीक है। सो electricity used by machine during the production is 16 per units per hour at a cost of 3 per unit। अनप्रोडक्टिव मेंटेनेंस और सेटिंग अप टाइम में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन नहीं होता है। जब मशीन चल रहा है तभी उसका यूनिट का कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है ना। तो तो ये पावर का कॉस्ट कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि 1 घंटे में 16 यूनिट, ठीक है ना। तो 2200 घंटे हम काम कर रहे हैं, 16 यूनिट और 1 यूनिट का 3 रुपया। तो डायरेक्टली ये निकल जाएगा कॉस्ट। देखो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का कॉस्ट। फिर डिपार्टमेंटल एंड जनरल वर्क्स ओवरहेड अलोकेटेड टू द ऑपरेशन ड्यूरिंग द लास्ट ईयर वाज 50,000। करंट ईयर में 10% इसमें इंक्रीमेंट आएगा, मतलब करंट ईयर में हमें अलोकेशन करना है 55,000। ओके, एंड 55,000 विल बी बोर्न बाय 8 मशीन्स। तो ये मशीन के हिस्से में खर्च आएगा 6875। ओके, सो वी डू गेट द टोटल कॉस्ट 272,116। अब हमें देखो मशीन आर रेट निकालने के लिए आज चाहिए। वैसे तो हमारे आज 2200 है, बट हमें दो अजम्पशन के साथ आंसर निकालना है। फर्स्ट अजम्पशन सेटिंग अप टाइम इज अनप्रोडक्टिव एंड सेकंड इज इट इज प्रोडक्टिव। तो अगर सेटिंग अप टाइम अनप्रोडक्टिव है तो ये 2200 ही लेके हम चलेंगे। बट अगर हम सेटिंग अप टाइम को प्रोडक्टिव मानेंगे तो हमारे टोटल प्रोडक्टिव आवर्स 2292 हो जाएंगे, ठीक है। तो वो टोटल आवर्स में इंक्लूड हो जाएंगे, एक्सक्लूड नहीं होंगे। तो इफ इट इज प्रोडक्टिव देन टोटल आवर्स विल बी 2292। तो दोनों तरीके से देखो निकलेगा कि अगर प्रोडक्टिव है, ये प्रोडक्शन सेटिंग अप इज प्रोडक्टिव, तो
2 to 9 आवर्स से डिवाइड करके निकालेंगे मशीन आवर रेट। एंड इफ इट इज अनप्रोडक्टिव, मतलब उसको एक्सक्लूड ही कर देना है, तो 2200 घंटे ही हमारे प्रोडक्टिव है ऐसा मान के, ये हो गया मशीन आवर रेट। ठीक है ना? तो आई थिंक इट इज सिंपल एंड क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Again, we have to calculate comprehensive machine hour rate based on the given information. So we have मशीन का परचेज प्राइस है हमारे पास, डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से हमको लेना है। तो भी देखो मंथली हमको आज दिए हैं, हमें आज जिस हिसाब से दें, हमें जो कॉस्ट है वो भी उसी हिसाब से गैदर करना है। तो हम मशीन का जो कॉस्ट गैदर करेंगे वो 1 महीने के रिगार्डिंग करेंगे, क्योंकि हमको जो आज दिए हैं वो हमें महीने के ही दिए हुए हैं। ठीक है ना? तो 200 घंटे हैं। ये मशीन का देखो डेप्रिसिएशन निकाला होगा 3,24,000, 10% डेप्रिसिएशन, और 1 महीने का निकाला होगा, 1 महीने का। फिर ये मशीन मैन और हेल्पर का बाद में देखते हैं, उसमें वर्किंग है थोड़ी। पावर कॉस्ट डायरेक्टली दे दिया है महीने का 15,000। सुपरविजन चार्जेस इस मशीन का डायरेक्टली महीने का दे दिया 3,000। इलेक्ट्रिसिटी फॉर द मंथ डायरेक्टली दे दिया 7,500। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द मंथ फॉर दिस मशीन इज गिवन डायरेक्टली 17,500, तो डायरेक्ट दे दिया। देखो प्लांट एंड मशीन का खर्चा जो है इंश्योरेंस का वो दे दिया ईयर का, तो इसको हमें डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा टू गेट द कॉस्ट। 12 से डिवाइड करना पड़ेगा तो मंथली कॉस्ट मिल जाएगा। अदर एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस आर गिवन। तो देखो यहाँ पे you can see power cost directly given, supervision directly given, electricity directly given, repair maintenance, और ये डिवीजन हो गया। ये जनरल एक्सपेंस भी 12 महीने का दिया है, तो वो भी हमने कन्वर्ट किया 1 महीने में। अब मेनली इंफॉर्मेशन देखो वेजेस के रिलेटेड दी है, वर्कर के रिलेटेड दी है कि हर एक प्रकार के वर्कर को डीए तो देना ही है, डियरनेस अलाउंस 1575 देना ही है। बोनस हमें उनको देना है 1/3 ऑफ बेसिक वेजेस एंड बोनस। वेजेस और बोनस का 1/3 हमें देना है उनको बोनस, सॉरी बेसिक वेजेस और डीए का 1/3 विल बी द बोनस, एंड 10% बेसिक वेजेस और डीए का हमें लीव वेजेस देना है। ओके, तो वेज की ये पॉलिसी है इनकी, तो हमें वेजेस निकालने पड़ेंगे। देखो एक तो 125 पर डे, 75 पर डे, तो ये 8 घंटे की बात कर रहे हैं, 200 घंटे हैं, मतलब 25 दिन का हुआ काम, 25 डेज। रोज के 8 घंटे, महीने के 200 घंटे, तो 25 दिन की बात हुई, तो 25 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे 125 75 को, तो देखो वेजेस में ये आ जाएगा 31251875। ठीक है, ये इनका बेसिक पेमेंट हुआ। डीए दोनों को कॉमन देना है, मशीन मैन हो या हेल्पर हो दोनों को सेम देना है। ये हो गया बेसिक प्लस डीए। बेसिक प्लस डीए का 1/3, इसका 1/3 हमें देना है बोनस, और लीव वेजेस जो है वो भी बेसिक प्लस डीए का 10%, बेसिक प्लस डीए का 10%। तो ये टोटल वेजेस हो गए वर्कमैन के एज वेल एज हेल्पर के। तो दैट वी हैव टेकन और डिवाइडेड बाय इफेक्टिव वर्किंग आवर्स आर 150, बिकॉज हमें बोला है कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स 200 है, बट उसमें फिर काम तो हम 75% ही करते हैं, मशीन तो उतना ही काम करती है 75%। ठीक है ना? सो वी आर गेटिंग मशीन आवर रेट 406.85। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ओवरहेड का, सी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ओवरहेड की अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी के रिलेटेड बात कर रहा है।
थोड़ा हम बेसिक उसका समझ लेते हैं कि ओवरहेड का जो एक्सपेंडिचर है वो हम रिकवर करते हैं यूजिंग प्री डिटरमाइंड रिकवरी रेट। तो ये जो हम रेट निकाल रहे हैं ओवरहेड पर आवर, वो हमारा प्री डिटरमाइंड रिकवरी रेट है बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है। सो अगर हमने से क्या ऐसा एस्टिमेशन किया कि भाई टोटल कॉस्ट हमारा जो टोटल ओवरहेड है वो 5 लाख है और टोटल 10,000 घंटे हम काम करेंगे और 50 रुपया पर आवर ये हमारा रिकवरी रेट होगा। मतलब 1 घंटा काम करेंगे तो 50 रुपए का खर्च लग रहा है हमको, ये हमने एक एस्टिमेशन किया हुआ है। अब जितने घंटे काम होगा उस हिसाब से हम ओवरहेड को एब्सॉर्ब करेंगे, रिकवर करेंगे, और ओवरहेड ट्रांसफर होता है डब्ल्यूआईपी में। डब्ल्यूआईपी में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड ट्रांसफर होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। डब्ल्यूआईपी से प्रोडक्शन होके कॉस्ट शिफ्ट होती है फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स से जैसे ही गुड्स सेल होता है वो कॉस्ट फिनिश गुड्स से शिफ्ट होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और कॉस्ट ऑफ सेल्स फिर हमारे पीएनएल में जाता है। ठीक है। तो ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्टली पीएनएल में नहीं जाता है, ओवरहेड रिकवर होके आता है डब्ल्यूआईपी में, डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और वहां से वो आता है पीएनएल में। ठीक है। अब अगर से हमने एक्चुअल हमारा ये जो खर्चा है से हमने 3,000 घंटे काम किया, 3,000 आवर्स काम किया, तो 50 के हिसाब से हमारा खर्चा होना चाहिए 1.5 लाख। रिकवर्ड हमने 1.5 लाख किया, दिस इज रिकवर्ड ओवरहेड। बट से हमारा एक्चुअल खर्चा 1,80,000 हुआ। इसको हम, इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर रिकवरी। अवर रिकवर्ड ओवरहेड आर लेस देन द एक्चुअल ओवरहेड। खर्चा रियल में 180 हुआ बट होना चाहिए था 1,50,000, और यहाँ पे डब्ल्यूआईपी के रूट से हमने लिया भी 1.5 लाख है। डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये 1.5 लाख का ही कॉस्ट आगे बढ़ा है। ठीक है। तो ये 30,000 का हमारा अंडर रिकवरी हुआ है, रिकवर कम किया है, खर्चा ज्यादा हुआ है। ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो, तो ये 30,000 का जो अंडर रिकवरी है, अंडर रिकवरी है, ये हम क्या करते हैं, ये हम अगर हमें लगे कि भाई ये एबनॉर्मल है, मतलब ये तो इस बार गलती से खर्चा बढ़ गया है, प्लानिंग हमारी सही नहीं थी उसकी वजह से खर्चा बढ़ गया है, बार बार ऐसा नहीं होने वाला है, दिस एक्सपेंडिचर इज एबनॉर्मल, देन ये 30,000 डायरेक्टली पीएनएल में चला जाएगा। डायरेक्टली वैसे जाना पीएनएल में बट रूट होके जाना है, बट ये 30,000 डायरेक्टली पीएनएल में चला जाएगा। दिस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। और अगर ये नॉर्मल हम अज्यूम करते कि नहीं ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो वो डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इस माध्यम से पीएनएल में जाना चाहिए। तो हमें चेक करना पड़े कि कितने यूनिट्स हमारे प्रोसेस में हैं, कितने बन चुके हैं, कितने सेल हो चुके हैं, उस हिसाब से हमको अलोकेशन करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला है कि भाई 60% एबनॉर्मल है, 40% नॉर्मल है। 60% जो है वो हमारी गलती है और 40% तो भाई भाव ही बढ़ गए हैं, खर्चा ही बढ़ गया है, इस बार सिर्फ बढ़ा है ऐसा नहीं है, नेक्स्ट टाइम भी बढ़ता रहेगा। तो हम पीएनएल में डायरेक्टली 18,000 ट्रांसफर कर देंगे, और ये 40% जो 12,000 है उसके लिए हम चेक करेंगे, हमें दिया होगा क्वेश्चन के अंदर कि आपने इस पीरियड में 1 लाख यूनिट बनाए हैं और उसमें से 80,000 यूनिट्स सेल हो चुके हैं। तो 80,000 यूनिट का जो कॉस्ट है वो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और 1 लाख में से 20,000 यूनिट पड़े हैं,
वो हमारा कॉस्ट फिनिश गुड्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जितने यूनिट सेल हो चुके हैं उसका कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जितने यूनिट्स अभी भी पड़े हैं उसका स्टॉक, उसका कॉस्ट फिनिश गुड्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये 12,000 हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिनिश गुड्स में डिवाइड कर देंगे, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा देंगे, फिनिश गुड्स को बढ़ा देंगे, और क्या रेशियो में बढ़ाएंगे, ये 80,000 20,000 80-20 के रेशियो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि हमें बोला हो कि अभी आपके 10,000 यूनिट और डब्ल्यूआईपी में पड़े हैं, 10,000 यूनिट ऐसे हैं जो डब्ल्यूआईपी में पड़े हैं, जो 50% कंप्लीट है, मतलब उनका कंप्लीशन स्टेज 5,000 है। तो ये 12,000 डब्ल्यूआईपी में भी थोड़ा सा जाएगा, क्योंकि हमारे जो यूनिट्स हैं वो कुछ डिवाइडेड हैं, कुछ हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स में है, कुछ फिनिश गुड्स में है। तो ये खर्चा 12,000 तीनों में डिवाइड होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ेगा, फिनिश गुड्स भी बढ़ेगा, और डब्ल्यूआईपी भी बढ़ जाएगा। तो इसका एंट्री हम क्या पास करेंगे, इसका एंट्री हमारा होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, फिनिश गुड्स डेबिट, डब्ल्यूआईपी डेबिट। ठीक है, ये नॉर्मल वाले का, नॉर्मल वाला जो अलोकेशन है उसका, और एबनॉर्मल वाला तो डायरेक्टली पूरा पीएनएल में ही जाएगा, पीएनएल डेबिट टू ओवरहेड, ओवरहेड से ये ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से हमें इफेक्ट देके ट्रीटमेंट पूरा देना है। तो आई थिंक इट इज क्लियर, पूरा फ्लो क्लियर है। नाउ यू कैन सी, देखो हमें क्या बोला हुआ है, दे आर रिकवरिंग प्री डिटरमाइंड रेट इनका 50 पर मैन डे रिकवरी रेट, मैन डे 50 रुपया एक मैन डे का, एक व्यक्ति, एक मैन एक दिन काम करेगा तो 50 रुपया हमें खर्चा लगेगा ओवरहेड, ये इन्होंने निकाला हुआ है। एक्चुअल में 79 लाख मैन डेज काम हुआ है, सॉरी 79 लाख का खर्च हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, और 1.5 लाख मैन डेज काम हुआ है। ठीक है, तो आप देखो, इसको मैं यहां दिखा देता हूं, अलग से अच्छे से दिखा देता हूं थोड़ा, कि भैया हमारा एक्चुअल ओवरहेड, our actual overhead is 79 lakh, our recovered overhead कि कितना होना चाहिए था, तो 1.5 लाख मैन डेज इंटू 50 पर मैन डे, मतलब 75 लाख का होना चाहिए था। तो 4 लाख हमारा जो है, इसको हम क्या कहेंगे, अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। और इसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है। तो अगर ये बोला है, देखो क्या बोला है, 60% ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, मतलब एबनॉर्मल, हर बार नहीं होगा डिफेक्टिव प्लानिंग, और बैलेंस इज एट्रीब्यूटेबल टू इंक्रीज इन द कॉस्ट, ये नॉर्मल है कि भाई आगे भी आपको ये खर्चा बढ़ना हुआ है, बड़ा हुआ है तो लगने ही वाला है। तो 60% 40% में डिवाइड करेंगे। एबनॉर्मल 2,40,000 जो है वो डायरेक्टली पीएनएल में जाएगा, और नॉर्मल 1,60,000 जो है वो हमारा रूट होगा थ्रू जो भी हमारे कॉस्ट के यूनिट्स हैं। तो 30,000 यूनिट हमने देखो सेल किए हैं, और एट द एंड ऑफ द पीरियड 5,000 कंप्लीटेड यूनिट्स हमारे पास फिनिश गुड्स में पड़े हैं, और हमारे पास क्लोजिंग में अभी भी 10,000 प्रोसेस में पड़े हैं डब्ल्यूआईपी में, जिसका 50% कंप्लीशन स्टेज है। तो हमारे पास यूनिट्स इस पीरियड में कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास 30,000 यूनिट का कॉस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिनिश गुड्स में हमारे पास अ, कितना बोला है, 5,000 का रिफ्लेक्शन हो रहा है, और डब्ल्यूआईपी में भी 5,000। कैसे 5,000, तो 10,000 पे 50% काम हो चुका है,
तो ये बेसिकली हमें कंप्लीटेड प्रोडक्शन मिल रहा है। प्रोसेस कॉस्टिंग में जैसे निकालते हैं कि भाई हमने 30,000 यूनिट तो बेचे, 5,000 यूनिट अभी भी पड़े हैं, वैसे हमने प्रोडक्शन इस पीरियड में 35,000 किया है, बट कुछ अभी भी प्रोसेस में है, 10,000 यूनिट अधूरे हैं, तो उसका भी कंप्लीशन स्टेज काउंट करें तो 5,000 यूनिट बन गए, ऐसा ही मानो। तो टोटल हमने ओवरऑल 40,000 कंप्लीटेड यूनिट पे इस पीरियड में काम किया है। तो ये 1,60,000 का जो कॉस्ट है वो 40,000 यूनिट में बटेगा, तो एक यूनिट का 4 रुपया, इसको हम सप्लीमेंट्री रेट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, सप्लीमेंट्री रेट। और ये 4 रुपया हम अप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 30,000, दिस विल बी 1,20,000, 20 20। या फिर आप 160 डायरेक्टली डिवाइड कर दें, 30,000 5,000 5,000 ऐसा करके। बट इसमें देखो आपको पता होना चाहिए, कभी भी सप्लीमेंट्री रेट पूछे तो इस तरह से निकाल लेना है सप्लीमेंट्री रेट, और नहीं पूछे तो आप डायरेक्टली ऐसे अलोकेट कर सकते हैं। तो अब देखो ये 4 लाख का ट्रीटमेंट क्या हुआ, 4 लाख की एंट्री क्या पास करेंगे, 4 लाख के लिए हम कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट करेंगे, फिनिश गुड्स डेबिट करेंगे, डब्ल्यूआईपी डेबिट करेंगे, पीएनएल डेबिट करेंगे, और ओवरहेड को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सो इट विल बी 120 20 20 एंड 240। so this is the way this should be done। तो अब देखो ये 160 का ट्रीटमेंट और 240 जो है वो डायरेक्टली गया कॉस्टिंग पीएनएल। ठीक है ना, सिंपल। नेक्स्ट इसी लाइन पे है क्वेश्चन, बट इसमें थोड़ा बहुत डेटा हमको गैदर करना है। अभी जो किया वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखो इनका सिंगल ब्लैंकेट ओवरहेड रेट अप्लाई करते हैं। बजटेड ओवरहेड 10,08,000 दिया है और मशीन आज 96,000 दिया है। तो यहां हमें प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट नहीं दिया है, तो ओवरहेड डिवाइडेड बाय 10 लाख डिवाइडेड बाय बजटेड आज, सो 10.5 पर आवर, ये हमारा प्री डिटरमाइंड रेट हो गया। ओके, हमें देखो क्या बोला है, फर्स्ट 6 मंथ्स का इंफॉर्मेशन है। एक्चुअल ओवरहेड 679, ये एक्चुअल ओवरहेड हुए, बट एक्चुअल ओवरहेड में कुछ एबनॉर्मल आइटम्स पहले से है, उसको तो एक्सक्लूड ही कर देना है। कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से पे हुआ है, प्रीवियस ईयर का खर्चा है, स्ट्राइक पीरियड का खर्चा है, ऑब्सोलेट आइटम्स, ये सब एबनॉर्मल आइटम्स हैं जो ऑलरेडी हमको निकाल ही देनी है, ये हमको नहीं कंसीडर करनी। ये डायरेक्टली पीएनएल में वैसे भी जाती हैं, ये नॉर्मल कॉस्ट में नहीं आएंगी। तो 45 माइनस करके, 10,000 माइनस करके, 42 माइनस करके, 18 माइनस करके हमारा ये खर्चा आ जाएगा 564। एक्चुअल खर्चा इतना हुआ है, ठीक है, एक्चुअल इतना हुआ है, और हमने 48,000 आज काम किया ऐसा बोला है, तो होना कितना चाहिए, तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 10.5 पर आवर, तो 5,04,000 का खर्च होना चाहिए। ये रिकवर और ये एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल, दिस इज रिकवर्ड, तो अंडर रिकवरी 60,000 है, अंडर रिकवरी 60,000। इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ये क्या हुआ है। तो हमें बोल रहे हैं देखो 1/4 ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, मतलब 1/4 एबनॉर्मल और बैलेंस नॉर्मल, तो ये 60,000 1/4 और 3/4 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो 60,000 क्या करेंगे, एबनॉर्मल 15,000 1/4 डायरेक्टली पीएनएल में, और नॉर्मल 3/4 45,000, ये हम डिवाइड करेंगे यूनिट्स में। तो देखो हमें प्रोडक्शन 22,000 दिया है और उसमें से सेल 18,000 दिया है,
तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में 18,000 यूनिट होंगे और फिनिश गुड्स में 4,000 यूनिट होंगे, क्योंकि 22 में से 18 तो बेच दिए, तो फिनिश में अभी भी 4,000 होंगे। तो WIP में ये 16,000 का 50%, 16,000 बनाए बट 50% कंप्लीट, तो दिस इज 8,000। तो दिस 45,000 इज डिवाइडेड इन 18,000, 4,000 एंड 8,000 रेशियो, ठीक है ना। तो दैट इज देयर अंडर रिकवरी रेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखो सप्लीमेंट्री रेट निकाल के डिवाइड किया है, यू कैन डू इन दिस मैनर ऑल्सो। सप्लीमेंट्री रेट क्या निकलेगा, तो ये सब यूनिट्स का देखो टोटल 18, 4 और 8 ऐसा करके करेंगे ना तो 30,000 यूनिट होंगे। तो ये 45,000 को 30,000 यूनिट में डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट 1.5 रुपया, इसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री रेट। तो 1.5 रुपया मल्टीप्लाई बाय 18,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, 1.5 रुपया मल्टीप्लाई बाय 4,000 फिनिश गुड्स में जाएगा, एंड 1.5 रुपया मल्टीप्लाई बाय 8,000 WIP में जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो इट इज देयर। अभी देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कुछ बैलेंसेस दिए हैं हमें। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो ये एक्चुअल है, डेबिट है, मतलब ये एक्चुअल खर्चा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट, ठीक है। अप्लाइड का मतलब होता है रिकवर्ड, मतलब इतना ओवरहेड जो है वो ट्रांसफर किया तो ये रिकवर्ड हो गया, ठीक है। फिर WIP फिनिश गुड्स ये सब दिया हुआ है, तो देखो यहां हमें ये एक्चुअल और रिकवर को कंपेयर करके अंडर रिकवरी मिल रहा है। देखो ये रहा अंडर रिकवरी। अब ये अंडर रिकवरी का हमें मेथड पूछ रहे हैं, ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं। तो ट्रीटमेंट देखो क्या होगा, दो ट्रीटमेंट होगा। या तो हम मान लें कि ये पूरा का पूरा खर्चा हमें बोला नहीं है, तो पूरा हम मान लें कि ये एबनॉर्मल है, डिफेक्टिव प्लानिंग है, दूसरी बार नहीं होगा, तो ये पूरा कहां जाएगा, PNL में चला जाएगा। ये पूरा PNL में चला जाएगा। 60,640, मतलब प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा हमारा। या तो ये मान लें कि ये पूरा का पूरा नॉर्मल है, ठीक है। पूरा का पूरा नॉर्मल है तो क्या होगा, तो अगर पूरा का पूरा नॉर्मल मानेंगे हम 60,640, तो वो डिवाइड होगा किस में, WIP में, फिनिश गुड्स में और कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ये तीन में डिवाइड हो जाएगा। 60,000 इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा, फिनिश गुड्स का स्टॉक बढ़ जाएगा, WIP का स्टॉक बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि 60,640 कॉस्ट ऑफ सेल्स ही हमारा PNL में जाएगा। PNL में हमारा कॉस्ट उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि जितना सेल हुआ है उतने का ही प्रॉफिट कम होगा। तो इस सिचुएशन में करंट ईयर में हमारा प्रॉफिट पे जो इंपैक्ट है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जितना ये अंडर रिकवरी जाएगा उतना ही आएगा, बाकी का नेक्स्ट पीरियड में इफेक्ट आएगा, क्योंकि स्टॉक विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड एंड सोल्ड इन द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। तो देखो ये अलोकेट कर दिया इस रेशियो में, WIP फिनिश गुड्स और इसके रेशियो में ये 60,640। अब ये वाला जो है 4229 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना गुड्स बेचा है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट घट जाएगा, तो ये इफेक्ट करंट ईयर में ही आ जाएगा। इतने का इफेक्ट जो है वो नेक्स्ट पीरियड में आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट वाले मेथड में क्या है, पूरा एबनॉर्मल मान लेंगे तो पूरा PNL में चला जाएगा, तो पूरा 60,640 का इफेक्ट करंट ईयर में ही आ जाएगा, ठीक है ना। सो इट इज डन वेरी सिंपली। अब देखो by using this method profit for the period will be reduced by this figure, देखो 4229, and value of stock will increase by, बाकी की वैल्यू से स्टॉक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक इट इज क्लियर।